नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर से जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शनल पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको। तो आज का पेपर मैंने 2018-19 से लिया है और यहाँ के जो भी शॉर्ट आंसर टाइप, माफ करिएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे मैंने पिक किया है, वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी आपको उसके हिसाब से प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। तो अभी मैंने सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। आगे आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो डिटेल सॉल्यूशन होती है इस तरह की जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 15 नंबर में जो प्रश्न आते हैं और यानी कि जो ऑप्शन में 7.5 नंबर का हो जाता है, इस तरह के जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि जब अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करते हैं तो आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट करूँगा उनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न ले लेते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट, यानी कि एक संतुलित आहार क्या है। तो दोस्तों हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट फुलफिल्स ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्सन। एवरी ह्यूमन नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी एंड फिट। तो एक संतुलित आहार वह आहार है जो किसी व्यक्ति की सभी पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित मात्रा और एक निश्चित रूप में कैलोरीज और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो एक बैलेंस डाइट होता है उसमें जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो क्या हो सकते हैं। सो मिक्स 6 मेन न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा वाटर भी जरूरी है, मैंने यहाँ ऐड करना भूल गया हूँ, वाटर भी बिल्कुल ऐड करें आप यहाँ पे। ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड आइटम दैट वी ईट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन और खनिज या फिर जल, ये जो सारी चीज़ें हैं, जल को रहने दीजिए, जल भी फिर भी जल को भी ऐड कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं हमें जो हम भोजन करते हैं उसके माध्यम से हमें मिलते रहता है। चाहे हम भोजन के रूप में आप सब्जियों को खाएं, चाहे आप चावल खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, इसके अलावा दूध पीते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, इन सारे जो खाद्य पदार्थ है, फूड आइटम्स हैं, यहाँ से हमको जो ये जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। और आपको पता है एक व्यक्ति के सही शारीरिक विकास के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसकी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो दूसरा प्रश्न है कि हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या है, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा का पहला उद्देश्य देखते हैं, जागरूकता पैदा करना और स्वास्थ्य और समुदाय के रूप में इसके महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करें, यानी कि टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड इट्स वैल्यू एज ए कम्युनिटी। दूसरा है टू ट्रेन हाउ टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ ए गुड हेल्थ, टू टेक प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। तो यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक मानदंड हैं, जो मतलब एक क्राइटेरिया होता है, मतलब कि हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं, उनको समझने में मदद मिलती है, उनका हमको प्रशिक्षण मिलता है। साथ ही साथ जो संक्रामक रोग होते हैं, अभी जैसे कि वर्तमान में आपका कोरोना का संक्रमण है, इसके अलावा आपके बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे डायरिया, कोलेरा, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ऐसी बीमारियों से हम किस तरह से बच सकते हैं, इनका क्या इलाज हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से पता चलती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा इन सारी चीज़ों के प्रति आपकी जागरूकता और आपकी जो सूचना चाहिए आवश्यक वो उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो इस विद्यालय जाने वाले छात्र हैं उनको इस बात का ज्ञान कराना कि भाई जो हेल्थ एजुकेशन है यानी कि हेल्थ क्या है, और सरकार द्वारा, हमारे राज्य सरकार द्वारा हमारे आसपास में क्या हेल्थ सर्विसेज हमें उपलब्ध होती हैं, क्या हेल्थ सर्विसेज हमको रिक्वायर्ड होती हैं जब भी हम किसी बीमारी या किसी शारीरिक समस्या से ग्रसित होते हैं। तो स्कूल जाने वाले बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की प्रकृति और उनके उद्देश्य की समझ प्रदान करता है। इसके अलावा टू डेवलप एंड प्रमोट द सेंस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन वन लाइफ।
तो किसी के जीवन में मानसिक और भावनात्मक रूप से और इसके भावनात्मक स्वास्थ्य का क्या होता है और इसके महत्व की भावना को विकसित करने में बढ़ावा देता है। तो हम समझ पाते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य से। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य ये है कि लोगों को इस बात का महत्व समझाया जा सके कि किसी के व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें क्यों आवश्यक है। तो हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत सिर्फ हम शारीरिक शिक्षा या शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते, हम संपूर्ण व्यक्तिगत विकास के बारे में बात करते हैं। संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति किस तरह से विकसित हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं और समझते हैं। टू डेवलप अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक जिम्मेदारियों की भावना को विकसित करने के लिए। तो हमें हेल्थ एजुकेशन इस बात के लिए भी प्रेरणा देता है, इस बात की भी हमें जानकारी देता है, एक नागरिक के रूप में, एक देश के जो है अच्छे नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति। तो मतलब कि हम स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ये चीज़ें समझ पाते हैं कि एक नागरिक के रूप में किस तरह से सफाई बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, किस तरह से अपने आसपास में बीमारियों को दूर रखने के लोगों को जागरूक करना जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति खुद को जागरूक रखना जरूरी है ताकि हम और लोगों को भी जागरूक कर सकें। बीमारियां होने पर हमारे क्या अधिकार हैं, कहाँ हम जा सकते हैं, किस तरह से सरकारी मदद ले सकते हैं या फिर हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। तो बूचर के शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल एजुकेशन कैन बी डिफाइंड, देखिए बूचर के शब्दों में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस, मतलब हर एक शैक्षणिक प्रक्रिया की ये एक अभिन्न अंग है। तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम होगा, अब हेल्थ एजुकेशन उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। सो इट इज़ अ फील्ड ऑफ इंडेवर विच हैज़ इट एम्स, यानी कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, यानी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से फिट नागरिकों का विकास करना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से फिट नागरिकों का विकास करना है, जो कि एक सकारात्मक, प्रगतिशील और उन्नत समाज की और राष्ट्र के निर्माण कर सकें या उसमें योगदान दे सकें। तो आप समझ गए, आपसे जब पूछा जाए कि डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, तो सिंपल इस फॉर्म में आप देख सकते हैं इसको। व्हाट इज वेलनेस, अगला प्रश्न है व्हाट इज वेलनेस, यानी कि स्वस्थ होने की अवधारणा क्या है। तो वी कैन डिफाइन वेलनेस टू बी एन एक्टिव प्रोसेस थ्रू विच पीपल बिकम अवेयर ऑफ एंड मेक चॉइसेस टुवर्ड अ मोर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि हम स्वस्थ होने की अवधारणा को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आती है कि वो किस प्रकार से एक खुशहाल और सफल जीवन के अस्तित्व के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उस खुशहाल जीवन को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वस्थ होने की अवधारणा को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए स्वयं के प्रति ज़्यादा सचेत रखने और एक स्वस्थ जीवन के प्रति प्रेरित होने के रूप में समझ सकते हैं। तो एक वेलनेस क्या है, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस विच हेल्प्स अस टू बिकम अवेयर, मतलब कि वेलनेस के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम अपने बारे में जान पाते हैं, हम जान पाते हैं कि क्यों आवश्यक है एक स्वस्थ शरीर होना है, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, एजुकेशनल हो, हर एक तरह से अगर हम स्वस्थ होते हैं तो ये जो कारक होते हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, वेलनेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉजिटिव एंड अफर्मिंग लाइफ, यानी कि स्वस्थ रहने की जो अवधारणा है ये हमें एक खुशहाल और सकारात्मक जीवन की ओर लेकर जाता है। स्वास्थ्य संबंधी कई घटकों, यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य जो होता है कई घटकों का संगठन से बनता है, जिसमें जीवन शैली, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ पर्यावरण शामिल होता है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से इनका जीवन में हमारा महत्व होता है, ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके स्वस्थ होने की अवधारणा के अंतर्गत हम समझते हैं और इनको जो है प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला है, अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के शब्दों में बात करें तो स्वस्थ होने की अवधारणा को व्यक्तियों और समूहों के स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाए। ये आप डेफिनेशन जरूर लिखें वहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई वेलनेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है डेफिनेट कर सकते हैं कि द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार जो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति के रूप में जहाँ की एक व्यक्ति या लोगों के समूह
यानी व्यक्तियों का समूह जो है अपनी उत्तम स्थिति में, मतलब कि एक ऐसी स्थिति जहाँ लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर एक तरीके से मतलब संपन्न है और बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे, मतलब उनको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। तो ये होती है वेलनेस की अवस्था। ये WHO के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो लाइफ विदाउट वाटर। जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप बिल्कुल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, फिर भी मैंने छोटा सा यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास किया है कि जल बिना जीवन स्पष्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि वाटर यानी कि जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के वरदान के रूप में पूरी दुनिया को उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हर एक आवश्यकता के लिए जल जरूरी है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए जल की आवश्यकता किसी न किसी रूप में होती ही है। पानी का इस्तेमाल अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से करते हैं। जीवन के सभी कार्यों को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि कृषि, औद्योगिक कार्य, घरेलू कार्य, घरेलू गतिविधियां जैसे कि पीना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सारे जो काम होते हैं जल के द्वारा ही होते हैं। और हमको ये भी पता है कि पानी पृथ्वी पर उपलब्ध एक मूल्यवान संसाधनों में से एक है, या यूं कहें कि यह अस्तित्व का आधार भी है। और जी हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि पानी ही जो हमारे संपूर्ण मानव जाति के संपूर्ण जीवन जो धरती पर उसका अस्तित्व है। पानी से ही सारे जो अभी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं विकास आरंभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं जल पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग में घिरा हुआ है, यानी कि जो हमारा धरती है उस पर 3/4 हिस्सा क्या है, जल से ही घिरा हुआ है। परंतु ये जो जल है उसका 97% जो है आपको पता है कि वो खारा है, यानी कि पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जल की मात्रा तो मात्र 3% है। उसमें से ये जो 3% है उसमें भी 2% जो जल है पीने योग्य पानी, वो बर्फ के रूप में, आइस के रूप में, ग्लेशियर्स में जमा है। तो जो 1% पानी है वो नदी नालों और जो हमारे आसपास में कुएं होते हैं जो और वाटर टेबल है उसके माध्यम से हमें उपलब्ध है। तो इसीलिए पानी का जो उपलब्ध स्रोत है वो तो मात्र 1% है जो हम उपयोग कर पाते हैं। तो उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करना, उसको सही प्रकार से बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। सो नो लाइफ विदाउट वाटर, ये इस चीज़ से समझ पाते हैं कि हमारे पास में पानी की कितनी आवश्यकता है। हमारे जीवन के हर एक कार्य को करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, हमारे अस्तित्व के लिए पानी की आवश्यकता है। और ये जो पानी है ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर पानी को हम सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे जीवन खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये जल बहुत कम है, बहुत ही मूल्यवान है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। और ये जो लाइन है कि जल बिना जीवन नहीं है, ये बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इसको अब यहाँ से आप समझते हैं दोस्तों कि पर्यावरण में जब किसी प्रकार की कोई दूषित चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि पर्यावरण की वास्तविक स्थिति, उसकी जो शुद्धता है उसको प्रभावित करती हैं, तो वो स्थिति जो है आपके पर्यावरण प्रदूषण की कहलाती है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन एंड कंटामिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल इन आवर एनवायरनमेंट विच हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग बीइंग। तो प्रदूषण को हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? प्रदूषण को हम कह सकते हैं कि जब हमारे आसपास के वातावरण में, चाहे वो जल हो, पानी हो, वाटर हो, इसके अलावा मिट्टी हो या कोई भी चीज़ें हो, उसमें जब अनावश्यक चीज़ें शामिल हो जाती हैं, अनावश्यक चीज़ें जैसे कि मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि वायु है, उसका अपना कोई स्वाद, कोई रूप नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब फैक्ट्रीज का गंदा धुआं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जब इसमें मिक्स हो जाती हैं तो इसकी जो शुद्धता होती है वो खराब हो जाती है, और इस स्थिति को हम लोग वायु प्रदूषण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे आसपास में जो जल है वो भी शुद्ध होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन जब उसमें फैक्ट्रीज का गंदा जल, हमारे घर से बहने वाले गंदा पानी, बर्तन धोए हैं, कपड़े धोए हैं, उससे जो गंदा पानी बनता है, वो सारी चीज़ जब हम पीने योग्य पानी में मिक्स कर देते हैं, जो साफ शुद्ध जल होता है उसमें जब वो मिक्स हो जाता है, तो ये आपका जो है जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसी तरह से हमें पता है कि हर एक व्यक्ति को सुनने के लिए एक निम्न मात्रा में जो है वॉइस की, यानी कि साउंड की आवश्यकता होती है। एक वॉइस का एक नॉर्मल लेवल होता है जिसके ऊपर हम लोग सुनने पर हम लोग जो है सुनने की जो हमारी क्षमता वो बाधित होती है। तो जब आवाज़ की लेवल जो है, साउंड का लेवल जो है एक सीमा को पार कर देता है, जो कि हमारे कानों के लिए जो है तो इरिटेशन का काम करता है, हमारे सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? आपका नॉइस पॉल्यूशन। इसी तरह से अन्य प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से जो एक
एक स्थिति है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वो प्रदूषण कहलाता है आपका। तो इसको आप अपने शब्दों में आराम से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन बट द वन दैट हैव द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन अस आर एयर, वाटर, नॉइस एंड सॉइल, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। पॉल्यूशन के क्या परिणाम होते हैं? पॉल्यूशन लीड्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। तो प्रदूषण के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं उनके अस्तित्व को खतरा होता है। अब अस्तित्व को खतरा कैसे होता है? प्रदूषण के कारण बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे कि जीव जंतुओं के जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें, जैसे कि भोजन की आवश्यकता, शुद्ध जल की आवश्यकता, साफ हवा की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित होती हैं। और इन चीज़ों की कमी के कारण जो है बहुत सारी प्रजातियां आपको पहले से पता है कि विलुप्त भी हो चुकी हैं और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर भी हैं। साथ ही साथ अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य भी कई प्रकार की संक्रामक रोग और बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कुछ उदाहरण अगर देखते हैं हम लोग जो पॉल्यूशन के प्रभाव के, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है उसमें वृद्धि एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में शामिल हुआ है, जो कि प्रदूषण के कारण ही होता है। इसके अलावा एयरबॉर्न डिजीज, यानी कि हवा में जो है विषैले गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है एयरबॉर्न डिजीजेस, ऐसी बीमारी जो हवा के माध्यम से फैलती हैं, वो बहुत ज़्यादा अब आपको देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी हो गई हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा असर कर रही हैं। स्मॉग, वाटर बॉर्न डिजीजेस, मतलब पानी में गंदगी के कारण जो बीमारियाँ होती थी, डायरिया, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी पॉल्यूशन के कारण होती है। साथ ही साथ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, यानी पीने योग्य जो पानी होता है उसकी कमी होती है, स्कैर्सिटी ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कृषि जो कार्य कर रहे हैं हम लोग, जो एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो है कमी आती है। ज़मीन जो है आपका, अगर हम बात करें मृदा प्रदूषण के कारण जो है ज़मीनों का बंजरीकरण होता है, ज़मीन जो है आपका उनकी उपजाऊ शक्ति कम होती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पोल्यूशन के कारण होती हैं। इस तरह से जब बहुत ज़्यादा आपकी आसपास में नॉइज़ का लेवल बढ़ जाता है, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है, इससे आपके सुनने समझने की क्षमता, हमें जो है रात में बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां ध्वनि प्रदूषण के कारण भी होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, या प्रदूषण के कारण मानव के अस्तित्व को खतरा होता है। जो भी जीवित चीज़ें धरती पर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये जो है पूरे धरती के जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं, जो कि अंततः हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है। तो इस तरह से प्रदूषण जो है एक खतरा है, और प्रदूषण जो है हमारे मानव अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के बारे में बताइए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट, तो इसको हम लोग सारांश में ही लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स द फूड दैट वी ईट इनटू आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको पाचन करने की प्रक्रिया है आपकी, ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा आपका मानव पाचन तंत्र, हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को उनके सरलतम रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जैसे कि अब क्या, जो भी भोजन हम लोग ले रहे हैं उसको डाइजेशन जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। छोटे छोटे टुकड़े मतलब जैसे कि आपके ग्लूकोज, सक्रोज, इस यानी कि एमिनो एसिड, जो एकदम छोटे छोटे चीज़ें जो सबसे माइन्यूट लेवल पर हो सकते हैं, उस रूप में उसको विखंडित करता है, उनको तोड़ देता है, ताकि उनको जो है शरीर जो है आसानी से पाचन कर पाए, उनको डाइजेस्ट कर पाए। टूटा हुआ भोजन जब छोटी आंत से रक्त प्रवाह में अवशोषित होता है और पोषक तत्वों को शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ले जाया जाता है। तो डाइजेशन सिस्टम के द्वारा क्या होता है, फूड आइटम को, चाहे वो हमारे मुंह से जब स्टार्ट होता है तो हम लोग मुंह में सलीवा के माध्यम से शुरुआत होती है डाइजेशन की, फिर वो छोटी आंत के होते हुए, यानी कि आपके इंटेस्टाइन से होता हुआ, गुजरता हुआ, वो हमारे शरीर में जो उसका डाइजेशन होता चला जाता है। और उसके अंदर जो भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था आपको, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे जो हमारी नलिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अवशोषित करती रहती हैं। तो भोजन का इस तरह से डाइजेशन होता रहता है, और बॉडी जो है उससे, जो हमारा शरीर है वो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते चला जाता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है आपकी डाइजेशन सिस्टम की होती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भोजन में जो भी उपलब्ध आपके पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से हमारा शरीर जो है अवशोषित नहीं कर लेता, एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। अब जो आपका पाचन की प्रक्रिया है मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है।
इसे बोलते हैं मस्तक चरण, गैस्ट्रिक चरण और आंतों का चरण, यानी कि सिफेलिक स्टेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टिनल फेज। अब इसको समझना है, इसको हम लोग डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, बस मैं आपको बता। सिफेलिक स्टेज मतलब जो शुरुआती स्तर होता है, यानी कि जो मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह में जब भोजन आता है उसका हम लोग सैलिवा से हम लोग डाइजेशन शुरू करते हैं और इस तरह से। गैस्ट्रिक स्टेज यानी कि पेट में जो है आपके गैस और HCl एसिड बनता है और वो भोजन के पाचन में, भोजन के अंदर जो आपके कोई हानिकारक कीटाणु जीवाणु होते हैं उनको मारने से लेकर पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो, और आंतों के द्वारा जो भोजन पच जाता है, जो भोजन इस्तेमाल हो जाता है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल गए, अब वो सिर्फ बाय प्रोडक्ट रह गया है, यानी कि उसमें अब कुछ बचा नहीं होता, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है, ये तीसरा चरण होता है। तो ये 3 स्टेज आपको लिखने हैं, बस इतना ही लिख दें आप और इससे भी आपका काम हो जाएगा। डिटेल में आप इनको विस्तारपूर्वक बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं। तो डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन, मोच और खिंचाव का उपचार का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, स्प्रेन क्या होता है, मैं स्प्रेन भी बता देता हूँ आपको ताकि यहीं पे पता चले। स्प्रेन इज स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, अब यहाँ पे समझिएगा, लिगामेंट द टफ बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन टुगेदर इन योर जॉइंट। तो जो हमारे 2 हड्डियों को जोड़ने वाले जो रेशेदार, जो आपके एक तरह से आप समझे रेशे होते हैं ना, जब उनमें खिंचाव आ जाता है या वो टूट जाते हैं तो वो स्थिति आपकी कहलाती है स्प्रेन की। तो मुझ स्नायु बंधन का या खिंचाव या फाड़ है, यानी कि टूट जाना या उसमें खिंचाव हो जाना जो है आपका क्या होता है, मूंछ कहलाता है। रेशेदार उत्तक के रूप में, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं जो आपके 2 जोड़ों को या 2 हड्डियों को जो जोड़ते हैं उनमें जब भी खिंचाव आ जाता है या उनमें टूट जाते हैं, वो फट जाते हैं, तो उसमें हमारी जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, स्प्रेन की। मोच के लिए सबसे आम स्थान जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मोच होती है वो हमारी कहाँ पे होती है, हमारी एंकल में होती है, हमारे रिस्ट में, नीस में, थंब में। तो ये मोच आम रूप से कलाइयों में, घुटनों में, अंगूठों में, इन सारी जगहों पे आपको मोच आती है। अब मोच जब आ जाए, इसी के अलावा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज व्हेन ए मसल इज स्ट्रेच टू मच एंड टीयर्स। It is also called a pulled muscle. A strain is painful injury. It can be caused by accident, overusing a muscle or using a muscle in the wrong way. और देखिए, अब इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इससे पहले आपका तनाव, अभी खिंचाव के बारे में बात। खिंचाव तब होता है जब एक मांसपेशी बहुत ज़्यादा अधिक खिंच जाती है। खिंच कब जाएगी, जब आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो एक तनाव के कारण क्या हो सकता है भाई, आपको चोट लगा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर किसी ऐसे गलत तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, या कुछ खेलते खेलते अचानक से आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इन सारी स्थितियों में आपके शरीर के अंदर स्ट्रेन हो जाता है। अब इलाज क्या करना है, मेथड टू ट्रीट स्ट्रेन एंड स्प्रेन, टेक रेस्ट। आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। मोच और खिंचाव की स्थिति में आप आराम करें। दर्द या सूजन या बेचैनी पैदा करने वाली गतिविधियों से आप बचें। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ऐसे काम जो कि आपको दर्द दें, बेचैन करें, यानी स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों को बढ़ावा दें, इनसे आपको बचना है, उनसे आपको अपने आप को दूर रखना है। जहाँ पे स्ट्रेन हो रहा है, जहाँ पे स्प्रेन हो रहा है, आपको उसको शुरुआत में प्रारंभिक चिकित्सा करने के रूप में हम क्या कर सकते हैं, बर्फ लगा सकते हैं, जिससे कि प्रभावित क्षेत्र में थोड़ा सा आराम मिले आपको। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रभावित क्षेत्रों को हम लोग दबा सकते हैं, बैंडेड लगा सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा सूजन ना हो। चोटिल भाग पर दबाव बना रख सकते हैं, सूजन को रोकने में यह मदद करता है। सूजन बंद होने तक क्षेत्र को एक लच्छेदार पट्टी, यानी कि पट्टियों से जो होता नहीं, गर्म पट्टी होती है या बैंड होते हैं, उनके माध्यम से जिस भी स्थान पर आपको स्ट्रेन हुआ हो या स्प्रेन हुआ हो, ये इनिशियल फर्स्ट एड आपको बता रहा हूँ मैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा पुट स्प्रेन्ड एरिया आ लिटिल एलिवेशन, तो जिस स्थान पे जैसे मूंछ आ गई है या चोट लग गया है, उसे क्या करना, थोड़े ऊंचे स्थान पे, जैसे पैर को तकिए के ऊपर रख लेना या दूसरे चेयर के ऊपर रख लेना। इससे करने से क्या होता है, जो रक्त का प्रभाव होता है उस प्रभावित क्षेत्र में कम हो जाता है और दर्द का आभास जो है थोड़ा कम होता है। तो ये कुछ आपके प्राथमिक उपचार हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मुख्य रूप से तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि वो हमारा इलाज कर पाए सही रूप से, जो है स्ट्रेन और स्प्रेन की वास्तविक स्थिति को जानकर उसके हिसाब से जो उपयुक्त इलाज हो सकता है वो हमें बता सके, वो उपयुक्त इलाज हमारा कर पाए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक फिटनेस यानी कि वेलनेस का क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं। देखिए, शारीरिक फिटनेस के क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, दे आर रियली सिग्निफिकेंट फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड वेल बैलेंस। तो शारीरिक फिटनेस से क्या होगा, वास्तव में एक सुखी और संतुलित जीवन जीने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसके अलावा देखते हैं,
हृदय फेफड़ों के रोगों को जो जोखिम होता है उसको कम करने में भी ये मदद करता है। शारीरिक रूप से अगर आप फिट हैं तो स्वस्थ व्यक्तियों को आराम करने वाला रक्तचाप कम होता है, यानी कि जो फिजिकली फिट जो लोग होते हैं उनमें लोअर रेस्टिंग ब्लड यानी बीपी शुगर इस तरह की बीमारियां आपको कम होंगी। जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपका रोज का काम है, उसमें आपको मदद मिलेगी। आपको नियमित काम को आसानी से करने के लिए शारीरिक फिटनेस बहुत ही आवश्यक होता है। शारीरिक फिटनेस लोगों को जीवन में वर्षों तक जोड़े रखता है। मतलब कि अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, एक्टिव एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप मतलब लंबा जी सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं शारीरिक रूप से जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित होता है, तो हो सकता है उसकी मृत्यु जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपकी आयु लंबी होती है, आप लंबे समय तक जीवन जीते हैं। शारीरिक फिटनेस हमारे जीवन के जीने के तरीकों को बदल देती है। अब अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम लोग जिस तरह से रोज दिन जो जीते हैं ना, यानी कि जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे होते हैं वो हम बदल देते हैं। उसको बदलने, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा पर्सनालिटी बदल जाती है। ये सारी चीज़ें फिटनेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। दौड़ने, चलने, उठाने और वजन उठाने जैसी दैनिक गतिविधि के लिए शारीरिक फिटनेस बहुत अगर हम कुछ ऐसे कामों में जुड़े हैं जहाँ कि हमें चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, चीज़ों को उठाना पड़ता है, इन सारी कामों के लिए जो है हमारे शारीरिक रूप से फिट होना बहुत ही आवश्यक होता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर पोस्चर एंड अपीयरेंस। शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप सीधे खड़े रहेंगे, आपके शरीर का जो गठन है वो अच्छा दिखेगा, आप शारीरिक रूप से फिट भी दिखेंगे और आपका पूरा जो पर्सनालिटी होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड रिड्यूसेस द लोअर बैक पेन। तो मतलब बहुत सारे जो चोट होते हैं, कमर में मोच, खिंचाव, तनाव, इस तरह की जो स्थिति होती है उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। व्यक्ति की मानसिक क्षमता में भी सुधार लाने में महत्व। शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा इट टेंड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफर। और अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो जो भी आप काम करते हैं उसको आप पूरी क्षमता के साथ कर पाते हैं। साथ ही साथ आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता जो है शारीरिक और मानसिक उसका पूरा उपयोग कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो काम करने का स्तर है उसमें बढ़ोतरी करता है, उसको इम्प्रूव करता है। बेहतर स्वास्थ्य जीवन के कारण शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव का मुकाबला आराम से कर सकता है। फिजिकली फिट व्यक्ति क्या कर सकता है, जो भी तनाव उसके जीवन में आते हैं, चाहे वो शारीरिक, आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, किसी प्रकार की भी स्थिति आती है उनका वो बेहतर तरीके से सामना कर पाता है। तो इसलिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। डिस्क्राइब द फ्रैक्चर एंड फर्स्ट एड। अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए, आपको कोई चोट लग जाए तो आपको प्राथमिक उपचार क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? फ्रैक्चर, हड्डी के टूटने का प्राथमिक। हड्डियों के फ्रैक्चर होने पर चिकित्सक उसे जोड़ने का काम करता है ताकि मरीज व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति चोटिल है, उसे पुनः अपना कार्य करने में समर्थ बना सके। यह प्रक्रिया करने को बोन हीलिंग कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या काम किया जा सकता है, बोन हीलिंग, यानी डॉक्टर द्वारा बोन हीलिंग की प्रक्रिया की जा सके। दूसरा, मेटल प्लेट्स व स्क्रू की प्रक्रिया से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जा सकता है, यानी को जोड़कर उनको सहारा दिया जा सकता है। तीसरा है इमोबिलाइजेशन की प्रक्रिया कर दो टूटी हड्डियों को जोड़ा जा सकता है, यानी कि इमोबिलाइजेशन, ये जो आपका डॉक्टर प्रक्रिया, इसके द्वारा दो हड्डियों को जोड़ा सकता है। प्लास्टर लगा सकता है, प्लास्टर जो लगाते हैं बचपन में आप सभी के किसी न किसी को हुआ ही होगा, तो प्लास्टर लगाकर भी जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जा सकता है। तब तक जोड़ा जा सकता, मतलब प्लास्टर लगा के रखा जा सकता है जब तक कि हड्डियाँ पूरी रूप से जुड़ ना जाएं। इसके अलावा हीलिंग प्रक्रिया में रोगी की हड्डी को जोड़ा जाता है और यह हर तरह के लोगों के लिए काम किया जिनका फ्रैक्चर हुआ हो। फिजिकल थेरेपी के द्वारा जो है मांसपेशी और हड्डियों का इलाज किया जा सकता है, उनको ताकत दिया जाता है ताकि वो कठोर और मजबूत हो जाएं और जो चोट है, जो हड्डियों में जो आपका जो अंतर आया है, जो टूट गई, वो आपस में जुड़ पाए। यदि टूटी हुई हड्डी के पास किसी तरह का टिश्यू रहता है तो उसे सर्जरी के माध्यम से निकाल, यानी कि अगर टिश्यू रह गया, यानी कि हड्डी कहीं टूट गई है, उसके आसपास की कोई ऐसी टिश्यू, यानी कि जो कोशिका है, आप बोल सकते हो टिश्यू, यानी कि जो रेशे होते हैं जो जोड़ते हैं दो हड्डियों को, उनमें अगर कोई खिंचाव, तनाव आ गया तो उनका भी इलाज किया जाता है। हड्डियों का फ्रैक्चर ठीक नहीं हो पा रहा है, लंबे समय तक लग रहा है कि, तो चिकित्सक बोन ग्राफ्टिंग प्रक्रिया करते हैं ताकि हड्डियों को जोड़ा जाए। अगर हड्डियां कुछ इस तरह से आपकी डैमेज हो गई हैं, कुछ टूट गई हैं, जो कि अब साधारण प्रक्रिया से, साधारण इलाज से ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर जो हैं आपके बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर, जो कि काफ़ी महंगा और खर्चीला और काफ़ी बड़े लेवल का आपका सर्जरी होता है, उसके द्वारा भी आपकी हड्डियों को जोड़ सकते हैं।
तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो किया जा सकता है, लेकिन आखिरी प्रक्रिया आपकी फर्स्ट एड में नहीं आएगी, ये काफ़ी उच्च स्तर की है। लेकिन शुरुआत में जो भी चीज़ें हमने बताई ये आपके फर्स्ट एड के अंदर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जो है जब भी आपका क्या कह सकते हैं फ्रैक्चर हो तो हम इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। आगे मैं इनके डिटेल सॉल्यूशन और आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।